सिद्धार्थ ने रंजना को हमेशा हमेशा के लिए अविनाश नाम के ग्रहण से मुक्त करा दिया था और वो बैठक में बैठा हुआ था जहां पर लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। तभी एक आदमी ने जयपुर ट्रॉमा केयर का नाम लिया और जैसे ही उसने जयपुर ट्रॉमा केयर के बारे में कहा कि उसके बगल में बैठा गुल्लू एकदम से चौंक गया था और उसने सिद्धार्थ को देवयानी के बारे में याद आने की बात बता दी थी, जिससे सिद्धार्थ एकदम से उठकर गुल्लू को लेकर वहां से चल पड़ा था। सिद्धार्थ को अचानक से वहां से जाते देखकर सब हैरान रह गए थे। सिद्धार्थ अभी बैठक से बाहर निकल ही रहा था कि उसके अचानक वहां से जाने की वजह से हैरान हुए बीरेन शर्मा ने सिद्धार्थ से सवाल पूछते हुए कहा, क्या हुआ सिद्धार्थ, कहाँ जा रहे हो, सब ठीक? बीरेन शर्मा के द्वारा अचानक से रोके जाने की वजह से सिद्धार्थ रुक गया और पलटकर बीरेन शर्मा की ओर देखते हुए बोला, हाँ हाँ अंकल, सब ठीक, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। इतना कहकर सिद्धार्थ सर्र से वहां से निकल गया और गुल्लू को लेकर वहां से सीधा बीरेन शर्मा के खेतों की ओर चला गया था। सिद्धार्थ चाहता तो बगीचे में भी रुककर गुल्लू से बात कर सकता था, लेकिन बगीचा हवेली के ठीक सामने बना हुआ था और वहां पर लोग आ जा रहे थे। सिद्धार्थ को वहां रुकना थोड़ा सा रिस्की लगा, इसलिए वो वहां से चला गया था। कहाँ है देवयानी? सिद्धार्थ ने गुल्लू से सवाल किया। रुक्मिणी के पास। जब इससे पहले कि गुल्लू अपनी बात पूरी करता कि सिद्धार्थ ने उसकी बात काट दी और चौंकते हुए बोला, ये क्या कह रहे हो तुम? देवयानी रुक्मिणी के पास कैसे है? अरे भाई इतना एक्साइटेड ना हो, पहले मेरी बात तो सुनो। सिद्धार्थ की बात बीच में काट देने की वजह से गुल्लू गुस्सा दिखाते हुए बोला, हाँ हाँ बोलो। सिद्धार्थ ने गुल्लू की ओर देखते हुए कहा, भाई देवयानी की जानकारी रुक्मिणी के पास हो सकती है, ये कहना चाह रहा था मैं। गुल्लू ने सिद्धार्थ को जवाब दिया। गुल्लू का जवाब सुनकर सिद्धार्थ के दिल में उम्मीद की जो लौ जली थी वो बुझ गई थी। अरे यार, उसके पास कैसे हो सकती है? उसे क्या मालूम कि देवयानी कौन है? सिद्धार्थ अपना माथा पकड़ते हुए बोला, मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि थोड़ा बादाम वगैरह भी खाया करो, जिससे तुम्हारी याददाश्त काम करती रहे। सिद्धार्थ की बात सुनकर गुल्लू ने तंज मारते हुए कहा, अब ये क्यों? सिद्धार्थ ने सवाल किया, तुम बातें बहुत जल्दी भूल जाते हो। तुम्हें याद होना चाहिए कि हमने देवयानी का जिक्र रुक्मिणी के भाई अनिकेत के मुंह से सुना था, जब तुम उसे ठीक करने गए थे और तुम्हें वहां पर पारद का टुकड़ा मिला था। गुल्लू के इतना कहते ही सिद्धार्थ के दिमाग में एक झटका सा लग गया था और उसके बाद उसके सामने सारी बात किसी फिल्म की तरह चलती गई थी। अनिकेत को जब झटका आया था और वो एक राक्षस में बदल गया था और सबको मारने लगा था, तब उस टाइम पृथ्वीराज के कहने पर बीरेन शर्मा ने सिद्धार्थ को राजसमंद भेजा था और जब सिद्धार्थ राजसमंद पहुंचा था और अनिकेत को ठीक करने लगा था, तब उस टाइम अनिकेत ने रुक्मिणी को गले से पकड़कर उठा लिया था और कहने लगा था कि उसने यानी रुक्मिणी ने देवयानी का इलाज ठीक से नहीं किया है, इसलिए वो ठीक नहीं हो पा रही है। उसके बाद सिद्धार्थ ने देवयानी को अनिकेत के चंगुल से छुड़ाया था और फिर जब सिद्धार्थ ने रुक्मिणी से देवयानी के बारे में सवाल किया था तो रुक्मिणी देवयानी के बारे में बता नहीं पाई थी। तुमने पॉइंट तो बहुत जबरदस्त पकड़ा है गुल्लू भाई, लेकिन तुम बाद वाली बात भूल गए। गुल्लू की बात सुनने के बाद सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कौन सी बात? गुल्लू ने सवाल किया। बाद में अनिकेत से जब मेरी बात हुई थी तो उसने कहा था कि उसने जिस लड़की का एक्सीडेंट किया था वो मर गई थी और शायद वही देवयानी हो। फिर कैसे देवयानी रुक्मिणी के पास हो सकती है? सिद्धार्थ ने गुल्लू को जवाब देते हुए कहा, नहीं वो मरी नहीं है, वो घायल हुई होगी और अनिकेत ने उसे मरा जानकर फेंक दिया होगा। अगर वो मरी होती तो उसका साया तुम्हारे पास कैसे आता? वो जिंदा है और वो जयपुर में ही है, हमें बस उसे ढूंढना होगा। गुल्लू ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, तो क्या हमें जयपुर चलना चाहिए? सिद्धार्थ ने गुल्लू से सवाल किया। हाँ बिल्कुल, देवयानी का सुराग वहीं से मिलेगा। अब तुम इस बात को मानो या ना मानो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि योगेंद्र सिंह का तुम्हें मारने के लिए ढूंढना और बीरेन अंकल का तुम्हें बचाकर यहाँ भेजना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये सब तुम्हें इंद्रनगर ले जाने का रास्ता बनाने के लिए था। अब यहाँ तक का रास्ता बन गया है, आगे का रास्ता तुम खुद ढूंढो और इंद्रनगर को बचाओ। गुल्लू सिद्धार्थ की ओर देखते हुए दार्शनिक अंदाज में बोला। उसकी बात सुनकर एक बार तो सिद्धार्थ की हंसी ही छूट गई थी। हंस क्यों रहे हो? मैंने क्या कोई गलत बात कही है? सिद्धार्थ को हंसता हुआ देखकर गुल्लू गुस्से से उसकी ओर देखते हुए बोला, अरे नहीं भाई, तुम बिल्कुल सही बात कह रहे हो। मुझे हंसी इस बात पर आ गई कि तुम जैसा तंज कसने वाला जीव आज इतनी गहरी बातें कैसे कर रहा है।
सिद्धार्थ ने गुल्लू की ओर देखते हुए कहा, जैसे मेरे जैसा छोटा जीव बड़े बड़े आदमियों को निकल जाता है, ठीक वैसे ही। कहो तो तुम्हें ट्रेलर दिखाऊं? गुल्लू ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा और सिद्धार्थ चुप हो गया था। सिद्धार्थ को अचानक से चुप होता देखकर गुल्लू ने हंसना शुरू कर दिया था और फिर उसके बाद सिद्धार्थ भी उसी के साथ हंस पड़ा था। इधर सिद्धार्थ गुल्लू के साथ आराम से बैठा हुआ हंस रहा था। गुल्लू ने सिद्धार्थ को ऐसा रास्ता सुझा दिया था जिसकी मदद से सिद्धार्थ बहुत ही जल्द देवयानी के पास पहुंचने वाला था और उसका इंद्रनगर जाने का रास्ता बनने वाला था। और वहीं दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त रिया माथुर बिस्तर पर लेटे हुए अमन के सामने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए बैठी हुई थी। तुमको क्या हो गया है अमन? आखिर तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? अगर तुम नहीं उठे तो रिया माथुर बर्बाद हो जाएगी अमन। प्लीज उठ जाओ। रिया अमन का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली। अमन को आज बेहोश हुए 7 दिन हो गए थे, लेकिन इन 7 दिनों में अमन को होश आना तो दूर, उसने एक जुम्बिश तक नहीं ली थी, जिसकी वजह से अब रिया बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उसे ये बात तो पता थी कि सिद्धार्थ राजसमंद में है, लेकिन वहां जाकर किससे मिलना था, अमन ने आखिर किस पत्रकार से बात करके उसे पैसे भेजे थे, ये सब बातें रिया माथुर को पता नहीं थी, इसलिए वो अमन के बगैर वहां नहीं जा सकती थी। रिया माथुर अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, लेकिन उसकी परेशानी सुनने वाला कोई नहीं था। सुयश उसके साथ काम तो कर रहा था, लेकिन रिया ने अब तक उसके सामने सिद्धार्थ के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था, क्योंकि ना तो उसे सुयश के ऊपर भरोसा था और ना ही वो अपने दादा जगत प्रसाद माथुर के ऊपर भरोसा कर पा रही थी। रिया अमन से बात करते हुए रो रही थी कि तभी वहां पर जगत प्रसाद माथुर आ गए। जगत प्रसाद माथुर को रात में जो धमकी मिली थी, उस धमकी ने उन्हें हिला कर रख दिया था। रिया को अकेले अमन से बात करते देख जगत प्रसाद माथुर बाहर ही रुक गए थे। वो सुनना चाहते थे कि आखिर में रिया अमन से कह क्या रही है। तुमको उठना होगा अमन। अगर तुम नहीं उठे तो हम सिद्धार्थ को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, और अगर हम सिद्धार्थ को नहीं ढूंढ पाए तो माथुर ग्रुप ऑफ कंपनीज बर्बाद हो जाएगी अमन। प्लीज अमन, तुम्हें उठना होगा। रिया अमन के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोली। रिया को भावुक होकर अमन से बात करते देखकर जगत प्रसाद माथुर समझ गए थे कि रिया ने सिद्धार्थ के बारे में उनसे जो कहा था वो सही है। अमन को सच में सिद्धार्थ के बारे में पता है। अगर उन्हें सच में सिद्धार्थ के बारे में पता लगाना है तो उन्हें अमन को ठीक करना होगा, उसके बाद ही उन्हें सिद्धार्थ के बारे में कोई जानकारी मिल पाएगी। इतना सोचते हुए जगत प्रसाद माथुर वहां से बाहर निकल गए थे और रिया अमन के पास बैठी रोती रही। रिया अमन के बिना बेकार थी। रिया ने अपने दादा जगत प्रसाद माथुर के द्वारा स्थापित किए गए साम्राज्य को जितना आगे बढ़ाया था, उसमें रिया के बराबर ही अमन का योगदान था। अमन ने जब से रिया की कंपनी को ज्वाइन किया था, तब से उसने रिया को सिर्फ और सिर्फ उचित सलाह ही दी थी। अमन के पास कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन उसके पास दिमाग था। उसके पास अपने पापा गिरीश धमीजा के द्वारा सिखाए गए बिजनेस के रूल्स थे, जिसे उसने अप्लाई करके रिया माथुर की कंपनी को आगे बढ़ाने में मदद की थी। गिरीश धमीजा ने ये चीजें अमन को इसलिए सिखाई थी ताकि अमन नायक आगे चलकर उनके बिजनेस को संभाले। लेकिन अचानक से गिरीश धमीजा गायब हो गए थे और अमन अपनी माँ के साथ सड़क पर आ गया था। चूंकि रिया के पापा पुष्पदीप माथुर और गिरीश धमीजा बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दो बिजनेस उनके साथ चलते थे, इसलिए उन्होंने अमन को अपने छांव में रख लिया था और अमन को पढ़ाने लगे थे। लेकिन फिर अचानक से एक रोड एक्सीडेंट में उनकी भी मौत हो गई थी और उसके बाद अमन नायक को जगत प्रसाद माथुर ने सहारा दिया। उन्होंने अमन नायक को इसलिए सहारा नहीं दिया था कि अमन नायक उनके बेटे के दोस्त का बेटा था, बल्कि जगत प्रसाद माथुर को अमन के अंदर काबिलियत दिखाई पड़ी थी और उसके बाद अमन नायक माथुर परिवार का होकर रह गया था। उसने स्कॉलरशिप से अपनी मैनेजमेंट की डिग्री पूरी की। उसके बाद उसने माथुर ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। रिया माथुर कुछ देर तक अमन के पास बैठी रही और उसके बाद वो वहां से बाहर निकल गई थी। रिया जब अमन के कमरे से बाहर निकल गई तो पर्दे के पीछे छुपकर उसकी बात सुन रहा उसका नया सेक्रेटरी सुयश भी बाहर आ गया था। सुयश को भी रिया माथुर की बातें सुनकर इस बात का यकीन हो चुका था कि अमन नायक के पास सिद्धार्थ की जानकारी है और उसने अपना फोन निकालकर उस गंजे आदमी का नंबर मिला दिया था जिससे मिलने के लिए जगत प्रसाद माथुर अक्सर जाया करते थे। पहले ही बेल जाने के बाद उसने फोन उठा लिया और बोला, हाँ सुयश बताओ, क्या न्यूज है? सुयश को उधर से आती हुई आवाज सुनाई पड़ी। सर जगत प्रसाद जी सही कह रहे हैं, अमन के पास ही सिद्धार्थ के बारे में जानकारी है। अगर सिद्धार्थ को जल्द से जल्द ढूंढना है तो आपको अमन को ठीक करना होगा। सुयश ने जवाब दिया। पक्की है यह खबर?
उधर से उस गंजे आदमी की आवाज आई, 101% पक्की न्यूज है सर। आप अमन नायक को ठीक कराइए, 2 दिन के अंदर सिद्धार्थ आपके सामने होगा। सुयश ने जवाब दिया और गंजे आदमी ने ठीक है बोलकर फोन काट दिया था। वो गंजा आदमी भले ही इन लोगों की नजर में बॉस था, लेकिन वो कोई फैसला नहीं ले सकता था। वो बस कहने का बॉस था। पर्दे के पीछे से असली खेल तो कोई और खेल रहा था। इधर सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए सब अपनी अपनी जद्दोजहद कर रहे थे और उधर बिसलपुर में बैठा सिद्धार्थ देवयानी को ढूंढने जाने के लिए जयपुर जाने का मन बनाकर बीरेन शर्मा की हवेली के बाहर पहुंच गया था। जब सिद्धार्थ वहां पहुंचा तो उसने बीरेन शर्मा को अपना इंतजार करते हुए पाया, जो हवेली के बाहर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर परेशानी दिखाई दे रही थी। क्या हुआ अंकल, सब ठीक तो है? उन्हें परेशान देखकर सिद्धार्थ ने सवाल किया। तुम अचानक से कहां चले गए थे? 5 मिनट बोलकर 20 मिनट में आ रहे हो। बीरेन शर्मा ने उससे सवाल किया। हाँ, मैं थोड़ा गुल्लू के साथ घूमने चला गया था। क्यों, क्या हुआ? सिद्धार्थ ने बीरेन शर्मा की ओर देखते हुए कहा। कुछ हुआ नहीं है, हम अभी के लिए ईटानगर के लिए निकल रहे हैं। बीरेन शर्मा ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा। सिद्धार्थ को यह तो मालूम था कि उसे आज नहीं तो कल ईटानगर लौटना पड़ेगा, लेकिन बदले हुए घटनाक्रम की वजह से उसने और कुछ दिन रुकने का प्लान बना लिया था ताकि वो देवयानी को ढूंढ सके। लेकिन बीरेन शर्मा के द्वारा अचानक से ईटानगर चलने की बात कहने की वजह से सिद्धार्थ एकदम से परेशान हो उठा था। सिद्धार्थ अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी सामने बने मेन गेट से उसकी मां निर्मला आती हुई दिखाई पड़ी। और जैसे ही सिद्धार्थ की निगाह उनके चेहरे पर पड़ी कि सिद्धार्थ को सब कुछ समझ में आ गया था। उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि आखिर बीरेन उसे ईटानगर चलने के लिए क्यों कह रहे हैं। सारी बात समझने के बाद उसका चेहरा एक अनजान भय से कांप उठा था। आखिर क्या था बीरेन शर्मा के द्वारा सिद्धार्थ को अचानक से ईटानगर चलने को कहने के पीछे का राज? और क्या सिद्धार्थ फिर से दूर होने जा रहा है देवयानी से? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।